हाँ, डीएनए आइडेंटिफिकेशन is the gold standard for identifying human remains, especially after mass fatality events in which bodies might not be easy to identify otherwise. जैसे कि अभी आपको पता है एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन क्रैश में कई लोग मारे गए। अब उनको पहचाने कैसे? भाई जो सीट बेल्ट से सीट नंबर पे बंधे हैं वो भी डिस्प्यूटेड है। रीजन क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरी थी 17B और मैं 17F पे बैठ गया क्योंकि किसी को सेंटर वाली सीट चाहिए थी, मुझे विंडो वाली चाहिए थी, और वो मोहतरमा सेंटर में बैठ गए, मैं खिड़की पे चला गया, या मोहतरमा खिड़की पे बैठ गए, मैं सेंटर पे चला गया, और वहाँ पे लिखा था जसप्रीत और इधर लिखा था धर्मेंद्र, तो पता चला धर्मेंद्र फीमेल हो गया, जसप्रीत मेल हो गई। तो डीएनए एनालिसिस एक कंफर्मेशन बन जाता है उस व्यक्ति को पहचानने की। जैसे कल एक बहस हुई कि एक डेड बॉडी का जब बैग दिया गया तो उसमें 2 सिर थे, 2 थे, तो हायतौबा अली परिवार ने फिर से बोला एक डीएनए एनालिसिस में 96 आवर्स लग जाता, तो वो हेड किसका है इसको देखना बड़ा मुश्किल होगा। अब फिर से 243 लोगों का डीएनए सैंपल, और 243 के 43 लोगों के सैंपल के साथ 243 जगह एक ही समय पर डीएनए सैंपलिंग करो। आपको क्या लग रहा है कि डीएनए सैंपल बहुत आसान है? नहीं, इन 245 लोगों के या 243 लोगों के डीएनए सैंपल को उठाने के लिए हमें हर एक व्यक्ति के सैंपल के साथ इनको मैच करना। 248 इंटू 248, तो ये इतना इजी टास्क तो नहीं। डीएनए सैंपलिंग इतना आसान कैसे हो गया? इतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खतरनाक चीज है। डीएनए सैंपलिंग करने में समस्या है, और सबसे बड़ी बात है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, नॉर्मल मरी कोई दिक्कत नहीं, प्लेन क्रैश हुआ, कुछ लोग सीट बेल्ट बांधे हुए जले मिल गए, अब उनकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही। भाई छोटे बच्चे अलग चीज़ है कि भाई हमारे पास 6 छोटे बच्चे थे, 6 छोटे बच्चों की फैमिली लिमिटेड होगी, पर जो एडल्ट्स हैं उनको तो हमें मिलाने ही है। तो डीएनए सैंपलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट यही इकलौता ऑप्शन है कि आप राइट डेड बॉडी को राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंचाओ। अदरवाइज हम किसी की डेड बॉडी किसी को दे नहीं सकते। अगर हम इसको सीरियसली ना लें तो शायद ही हम किसी की एयर इंडिया के क्रैश के बाद डेड बॉडी को दे सकते थे, सबको मासली हमको जलाना पड़ता। अब हमें ये भी नहीं पता था उसमें हिंदू मुस्लिम कौन था, तो या तो हम सबको जलाते या सबको दफनाते। जो कल की चीज थी बहुत खतरनाक न्यूज थी कि आप समझ लीजिए एक व्यक्ति को एक बैग में 2 हेड्स मिल गए, तो अब समझ लीजिए उसकी सैंपलिंग दोबारा होगी। अब फिर 248 में से जितने लोग बचे होंगे जिनके डीएनए नहीं मिले होंगे, 2-3 लोग, उनको बुलाया जाएगा, उन दोनों हेड्स का दोबारा सैंपलिंग की जाएगी। इससे क्या होता है, जितनी भी मेडिकल टीम्स होती हैं वो वहीं फंसी रह जाती हैं। अब ये सैंपलिंग खत्म होगी कल जाके, प्रोबेबली कल तक खत्म हो जाएगा सारा काम, कल के बाद हर बंदा फ्री होगा। बट आप सोचिए, दिन रात जागना, परिवार की मदद करना, उनको सब चीजें देना, अच्छी चीज है, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, बहुत अच्छा काम नहीं है। बट पहला प्रश्न ये आता है कि जो ये काम किया जा रहा है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ये जो पर्टिकुलर काम किया जा रहा है इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? इसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो परिवार मिल रहा है वो कह रहे हैं कि हमें पूरा शरीर दे दीजिए। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट बॉडी हमें मिले तो हम दें, हमें किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का पैर मिल रहा है। अब पूरी बॉडी का मतलब है जो चिथड़े उड़े पड़े हैं उन सब चिथड़ों का भी डीएनए एनालिसिस किया, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अब बॉडी जितनी जली, जितनी वो बटोर पाए उतनी तो देंगे आपको। बॉडी का किसी को हाफ बॉडी मिल रही है, किसी को सर मिल रहा है, ठीक है, किसी को पैर नहीं मिल रहे हैं, किसी को 2 हाथ और सर मिल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी चीज़ें मिली हैं। अगर बॉडी पूरी सलामत है ठीक है, क्योंकि निकालते समय भी बॉडी खराब होती है, डिके होती है, जाती है, जो डॉक्टर्स होंगे उनको बेहतर पता होगा। तो डीएनए सैंपलिंग एक चैलेंज है हमारे लिए, और इस साल न्यूज़ में है तो भाई एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो डीएनए सैंपलिंग होती क्या है? एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइन क्रैश कर गया अहमदाबाद में। अथॉरिटीज अब डीएनए एनालिसिस को यूज कर रही हैं ताकि जो मरे उनको उनके परिवार तक पहुंचाए। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। ये क्या है? सबसे अच्छा तरीका है फॉर आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? ह्यूमन रिमेन्स स्पेशली आफ्टर मास फैटेलिटी इवेंट्स इन विच बॉडीज माइट नॉट बी इजी टू आइडेंटिफाई अदरवाइज। ये कब यूज होता है? जब सामूहिक रूप से कई सारे लोग मर जाते हैं और उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की पहचान करना असंभव होता है। तब हम क्या यूज करते हैं? हम डीएनए मेथड यूज करते हैं।
कलेक्शन एंड स्टोरिंग सैंपल। पहले एज सुन एज इंडिविजुअल डाई देयर डीएनए बिगेन टू डिग्रेड। जैसे इंसान मरता है उनके डीएनए क्या करते हैं, खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। डीएनए सर्वाइव्स मच बेटर इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन। अब ये कोल्ड और ड्राई कंडीशन में तो बच सकते थे, बट गर्म हॉट ह्यूमिड में बड़ा मुश्किल है, ठीक है। वंस कलेक्टेड स्टोर्ड इन कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट एज पॉसिबल। जैसे कलेक्ट किया जाता है इन्हें ठंडे और सूखे तापमान में रखने की आवश्यकता होती है। डीएनए सैंपल शुड बी फ्रोजन एट -20 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है जैसे स्किन मसल्स, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 95% एथेनॉल के साथ रखना पड़ेगा और -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। अब ये डीएनए सैंपलिंग हमारे लिए टफ की हो गई, इसको समझिए। हमारे लिए डीएनए सैंपलिंग बेटा टफ इसलिए हो गई क्योंकि जो लोग मरे हैं वो कितनी हाई टेम्परेचर में बर्न हुए पहले वो समझो, फिर जहां पे डेड बॉडी पड़ी थी अहमदाबाद कितना गर्म था वो समझो। तो उस कंडीशन में डीएनए सैंपलिंग एक चैलेंज हमारे लिए बन गया। डीएनए फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यूज डिग्रेड मच फास्टर देन फ्रॉम हार्ड टिश्यूज। जैसे बोन और टीथ है, हमारी हड्डी और दांत है, उसका डीएनए बचा रहेगा, बट जो हमारी खाल है उसका डीएनए बहुत जल्दी डिग्रेड होगा। बाल है, इनका डीएनए बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, तो इनको हमें संभाल के रखना भी बड़ा मुश्किल है। This is because cell is a hard tissue are largely protected from the effects of, है ना, putrefaction and the decomposition। अब इसका डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होता, तो हम हार्ड टिश्यूज को बचा के रख सकते हैं। मेथड टू एनालाइज डीएनए। डीएनए को कैसे करते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस। पहला है एसटीआर। इसमें शॉर्ट टैंडम रिपीट में एसेंशियली शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंसिंग डीएनए की होती है। STR used for DNA identification as they widely vary become individual. After analyzing 15 or more than the hypervaluable region of DNA, the resulting profile can also be used to ascertain family relationship with high degree of confidence. STR are typically found on nuclear DNA, which is located within the nucleus of the cell. Therefore, to carry out STR analysis, the essential that nuclear DNA extracted from the sample is not degraded। अब देखो सैंपल की चीज, मैंने आपको डीएनए में सोमेटिक और एसोमेटिक सेल पढ़ाई थी, क्रोमोसोम पढ़ाए थे, आपको याद हो। सोमेटिक सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं उसमें 2x मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक। अगर मदर का डीएनए लोगे तो XX मिलेगा, फादर लोगे तो XY मिलेगा, भी वो डिटेल आगे आएगी। तो डीएनए एनालिसिस एक टफेस्ट टास्क है जो करना बड़ा मुश्किल है, पहली चीज तो ये। और डीएनए एनालिसिस में सबसे पहला ऑप्शन ये है, बट इसमें डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। फिर आता है माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। दिस इज यूज्ड व्हेन द न्यूक्लियर डीएनए इज डिग्रेडेड और अनअवेलेबल। जब न्यूक्लियर डीएनए नहीं है, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज नहीं है जो डिग्रेड हो चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा मेथड स्टार्ट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एमटीडीएन, ठीक है। पहला होता है एसटीआर डीएनए मेथड, दूसरा होता है एमटीडीएनए मेथड। माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए इज फाउंड व्हेन सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग, है ना, organelles known as mitochondria. Empty DNA is present in multiple copies within the cell. The easier to recover from the human remains that are not well preserved. अब empty DNA क्यों यूज किया जाता है STR की जगह, क्योंकि ये तब यूज होता है जब पूरी बॉडी डिग्रेड हो जाए, कुछ भी ना बचा हो, तब भी इसको निकालना संभव है क्योंकि बॉडी में कुछ तो होगा हमारे पास। The empty DNA is present multiple copies हो गया। This is used for identification because empty DNA is passed down by the mother unchanged to all her children। अब जो एम्प्टी डीएनए है ये मदर द्वारा आता है, समझिए, मदर द्वारा आता है और ये टोटली अनचेंज्ड होता है, इसमें कोई भी चीज बदल नहीं सकती। This means that sample from the person remains can be matched with the reference sample from their mothers, maternal grandmothers, siblings, maternal aunts or uncles, distant relative as long as they belong to the maternal line of the inheritance। अगर माता नहीं है तो मौसी, मौसी नहीं है तो नानी, नानी नहीं है तो उनसे रिलेटेड मामा, मतलब मम्मी के साइड के जितने रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी को भी आप मैच कर दो तो आप एम्प्टी डीएनए को यूज कर सकते हैं। वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। ह्यूमन हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, X एंड Y। बायोलॉजिकल मेल्स टिपिकली हैव X एंड 1 Y। बिल्कुल सही है, हमारे पास मेल के पास क्या होता है XY, फीमेल के पास क्या होता है XX। This method is a panel of STR on Y chromosome passed from father to son is examined to match remains of the victim, है ना, with their male relative। अगर मेल रिलेटिव से देखना है तो Y क्रोमोसोम मिलाएंगे तो STR मैच कर जाएगा। This can be used when close relative are not available for comparison।
एनी मेंबर ऑफ पेरेंटल लाइन इंक्लूडिंग ब्रदर, पेरेंटल अंकल, पेरेंटल मेल कजन बी यूज फॉर मैचिंग। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है जो व्यक्ति मरे उनके माँ बाप जिंदा हो। अगर उनके माँ बाप भी मर गए होंगे प्लेन में, तब क्या होगा? तब हम उनके रिलेटिव्स को यूज कर सकते हैं। सिंगल न्यूक्लियोइड पॉलीफ्रोमिस एनालिसिस, इट इज यूज्ड व्हेन डीएनए टू बी एनालाइज्ड इज हाईली डिग्रेडेड। अब यहाँ पर आपको मैंने जब डीएनए पढ़ाए थे तो मैंने 4 टाइप पढ़ाई थी जो पेयरिंग होती है, एसीजीटी, 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 याद आ रहा है? जीटी, एटी, जैसे क्या होता है, ये सारे जो स्पेसिफिक डिफर होते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। गिवन दैट एसएनपी आर यूनिक टू ईच पर्सन, और इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है पर्सन के लिए। इसके लिए बिलोंगिंग्स हमें क्या चाहिए? उसका टूथब्रश या उसका हेयर ब्रश। सैंपल कहाँ से ले सकते हैं? उसके टूथब्रश से या उसके हेयर ब्रश से ले सकते हैं। अब वो मिलेगा? मुश्किल काम है भाई, प्लेन के क्रैश के बाद तो ये मिलना बड़ा मुश्किल था। तो ये हमारा डीएनए सैंपलिंग था। अब इससे प्री में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है आपके लिए, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब प्री में इससे क्या क्या पूछा गया आज तक और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपके सामने। पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या फैटेलिटी इवेंट, सामूहिक मृत्यु की घटनाओं में डीएनए पहचान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक विधि क्या है, प्राइमरी मेथड क्या है? तो मैंने आपको क्या बोला, पहले हम क्या यूज करते हैं? STR, शॉर्ट टेंड्रम रिपीट एनालिसिस, फिर mtDNA, फिर Y क्रोमोसोम एनालिसिस, ठीक है। तो PCR तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो होगा कि अगर सबसे पहले हमें डीएनए एनालिसिस करना है, जल्दी करना है, तो हम STR का प्रयोग करेंगे। Which of the following tissue is preferred for DNA extraction in the forensic identification? अगर हमें फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए? त्वचा और मांसपेशियां, रक्त के नमूने, हड्डियां और दांत, बालों के रोग। तो देखो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 90% उसमें बाल तो बचते ही नहीं। अगर आप एक हाई टेम्परेचर 200 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड में जल रहे हो तो आपके कितने बाल बचेंगे शरीर में? मेरे हिसाब से तो शून्य। तो इनमें सबसे अच्छा प्रिजर्वेशन कहाँ हो सकता है? इसमें सबसे अच्छा प्रिजर्वेशन बच्चों हो सकता है किस जगह पर बताइए? इसमें सबसे अच्छा प्रिजर्वेशन बेटा आपका हो सकता है कैसे? आपकी हड्डी और दांतों से, क्योंकि ये और ये हड्डियां ये जल्दी नहीं जलती, इनको हम बचा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा बुद्धा को जब जलाया गया था तो उनके दांत बच गए थे, तो उनको बड़ा पावरफुल माना जाता है। वो फालतू रिमर्स हैं, किसी की डेड बॉडी को जलाने के बाद उसके दांत पावरफुल नहीं होते, बट फिर व्हाई इज डीएनए आइडेंटिफिकेशन क्रिटिकल फॉर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन? अगर एयर क्रैश होता है तो डीएनए एनालिसिस क्यों जरूरी होता है? पहला, यह दुर्घटना के कारण का पता लगाने में मदद करता है, पीड़ितों को सटीक पहचान सुनिश्चित करता है, विमान के रखरखाव में सहायता करता है, भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकता है। फालतू की चीजें लिखी हैं 3 में। एक ही चीज है, जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको मदद देता है अपने रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए। बस इसका काम है कि जो पीड़ित के रिलेटिव्स हैं बच्चों, उसको ये आराम से ढूंढ ले और उनको आपके सामने कर दे। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो डीएनए एनालिसिस हमारे लिए एक जरूरी सेगमेंट बनता हुआ दिखता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट्स डीएनए डिग्रेडेशन आफ्टर डेथ? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई क्या? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर तापमान और आर्द्रता बढ़ी हुई है तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चक्कर में आपके डीएनए जो होते हैं वो गड़बड़ होते रहते हैं, तो इससे बचना आपको पड़ेगा। What is the role of mitochondrial DNA in forensic identification? इसका प्रयोग कब किया जाता है बताइए? जब न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेड हो जाए, जब न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेड हो जाता है तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि मम्मी की साइड जाए और मम्मी की साइड की चीजों को देखें। देखो पहले पापा भी देखे जा सकते हैं, फिर मम्मा भी देखी जा सकती है। ये तो आप पर डिपेंड करता है आप कौन से कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, ठीक। तो जब हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए जब हम जाएंगे तो न्यूक्लियर डीएनए जो हमारा होगा वो जब डिग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन ए, इट इज यूज व्हेन न्यूक्लियर डीएनए इज डिग्रेडेड। ये कब यूज किया जाता है? जब बेटा हमारा न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेड हो जाता है। जब तक न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेड नहीं होगा तब तक इसका प्रयोग हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको याद रखें, ठीक। आइए, Which organization is responsible for forensic DNA analysis in India? बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये है
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, NFSU। NFSU रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्टर्स जो होते हैं सीनियर्स वो इनका सैंपल लेते हैं, इनकी कंप्लीट जांच करने का काम कौन करेगी? ये एजेंसी करेगी। What is the significance of STR analysis in forensic investigation? हाई एक्यूरेसी किस में आती है? STR में। तो यहाँ पर कहीं हाई एक्यूरेसी का वर्ड है, हाइपर वेरिएबल है ना, हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ DNA आइडेंटिफिकेशन। इट्स इवेल्युएट्स द हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ DNA आइडेंटिफिकेशन, और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, हाई एक्यूरेसी इसी में आती है, और उस हाई एक्यूरेसी के बिना आप कोई भी कार्य को नहीं संभव बना सकते। Which of the following is a challenging in DNA identification after the air crash? अब इस विमान की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? DNA का संदूषण हो रहा था, भाई पर्यावरण के अंदर आया, प्रॉब्लम होगी। लैक ऑफ रेफरेंस सैंपल फ्रॉम रिलेटिव, रिश्तेदारों के संदर्भ नमूने कम थे। बहुत ज्यादा तापमान के कारण जो बॉडी थी उससे सैंपल निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसमें सारे हैं कि एक है? तो इसका आंसर होगा इसके सारे के सारे कारण हैं। एक हाई टेम्परेचर में आपकी बॉडी जब पूरी तरह जल जाती है तो हमें DNA सैंपल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, रिलेटिव्स कम थे, और जो वातावरण था वहां पे DNA पूरी तरह खराब होता चला गया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर स्टोरिंग DNA सैंपल इन फॉरेंसिक एनालिसिस? क्या बताया था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। अगर आपको DNA सैंपल्स को बेटा प्रिजर्व करना है तो आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना पड़ेगा। अब देखिए बोइंग की कहानी बताते हैं। बोइंग से हम इतना डर गए कि अभी एक चेन्नई से लंदन जा रहा था प्लेन, आज की घटना है, चेन्नई से लंदन प्लेन जा रहा था, छोटी सी गलती थी ड्रीम लाइनर की। बोइंग 787 हाईली प्रिसाइज और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट वर्ल्ड का माना जाता है, और विश्व की पहली घटना भारत में हुई है बोइंग 787 के क्रैश की पिछले 15 साल। अब एक जा रहा था तो उसके फ्लैप में प्रॉब्लम आ गई, वो चेन्नई वापस आगे डर के मारे, वो चेन्नई वापस लैंड कर गया, कह रहा हम नहीं जा पाएंगे लंदन। पायलट ने कहा भैया हमका माफ करो। अब आप समझो क्या डर है, ये प्लेन क्रैश का एक फोबिया ही तो है हमारे पास। आज अगर आपको कह दें कि भैया तुम्हें लंदन जाना है, सेम एयरपोर्ट से जाना है, सेम एयरक्राफ्ट में जाना है, सेम फ्लाइट नंबर होगा, बस इस बार क्रैश नहीं होगा, कितने लोग आप में से बैठेंगे? बात यहाँ आती, 99.9% लोग डरे हुए हैं। पायलट से लेकर एयर क्रू, एयरक्राफ्ट के क्रू से लेकर पैसेंजर तक डरे हुए। 30 सेकंड में दुनिया उजड़ गई। और सबसे बड़ी बात है ना, टाटा ने कहा कि जो विक्टिम्स हैं उनको हम 1 करोड़ रुपए देंगे। बात आती है कौन से विक्टिम को? जो प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, वहां जो उस हॉस्पिटल के हॉस्टल में बैठ के 33 लोग खाना खा के मर गए, किनको पैसा दो? उन 33 लोगों का क्या, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी? 2 किलोमीटर जाके उस कॉलेज में घुस गया वो प्लेन, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर एथिकल कंसर्न की बात करें तो प्लेन क्रैश बहुत बड़ी घटना नहीं होती। प्लेन क्रैश के बाद सबसे पहली घटना ये होती है बच्चों कि उसकी जिम्मेदारी कौन ले? कोई नहीं लेता। ठीक, तो इसमें फ्रीजिंग एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टोरिंग द इन एथेनॉल, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए उनका स्कूल कॉलेज टूटा, उसकी रिपेयरेबल की कंडीशन कौन, टाटा देगा पैसा? देख लेते हैं। वो बेचारे अभी अपनी चीजें ही नहीं कर पा रहे, उनका स्कूल बंद चल रहा है। इसके बाद अभी रिसेंट एयर क्रैश जो हुआ था जहां पर आइडेंटिफिकेशन लिया जा रहा है, ये कौन सा प्लेन था? तो ये था एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। और सबसे बड़ी बात है, नया प्लेन होता है। अगर ये क्रैश हो रहा है ड्रीम लाइनर, अच्छा बोइंग का इतिहास तो क्रैश होने का है। बोइंग 777 क्रैश हुआ था मलेशियन एयरलाइन का, जो आज तक नहीं मिला, संपर्क टूटा गया। इसने क्या बोला? मेडे 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 मेडे, नो थ्रस्ट नो पावर गोइंग डाउन, खत्म। 5 सेकंड में इतना बोलवाया, मेडे 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 मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन, मर गए सब। सिर्फ इतना बोल पाया था पायलट, उसके पास एक्शन लेने का टाइम नहीं था। लोग कह रहे पायलट की गलती थी, फ्लैप खुले थे, लैंडिंग गियर खुला था, हम सब मानते हैं। 30 सेकंड में बंदा क्या क्या कर ले, प्लेन ऊपर भी उठा ले, सारे फ्लैप भी बंद कर दे। अरे भाई 2-3 मिनट लगते हैं उसको हर चीज करने। आप कह रहे ह्यूमन मेड एरर थे, चलिए वो तो जांच बताएगी क्या गलती थी, किसकी गलती थी। और आपको कहीं ना कहीं नेट जियो और डिस्कवरी, कहीं ना कहीं इसका पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन मिलेगा। ठीक, अगला
Consider the following statement for DNA identification. So STR analysis is most widely used method. Biल्कुल सही. Mitochondrial is preferred over nuclear DNA for identifying individual on the mass fatality event. ठीक. DNA degradation is primarily influenced by the blood types of the victim. ब्लड से क्या मतलब है? डीएनए खराब होने का ब्लड से कोई संपर्क ही नहीं है. ब्लड से तो कोई मतलब नहीं होता भाई. मैं बी पॉजिटिव हूँ, ए पॉजिटिव हूँ, क्या हूँ वो थोड़े ना पता है. मैं डीएनए अगर वातावरण में जाएगा तो खराब होगा, वरना सेफ रहेगा. तो मेरे हिसाब से पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गड़बड़ है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए आपके सामने. पहला दूसरा सही है, तीसरा आंसर गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही माना जाएगा. ये हो गया इसका आंसर. अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है बोन्स एंड टीथ आर प्रेफर्ड सोर्स ऑफ डीएनए. ठीक है, फिर से स्टेटमेंट है. पहला, बोन एंड टीथ आर प्रेफर्ड द सोर्स ऑफ डीएनए एक्सप्रेशन इन केस ऑफ सीवियर डिकम्पोजिशन. सही बात है. अगर बॉडी पूरी तरीके से खराब हो रही है तो आपको क्या मिलेगी? दांत और हड्डियां तो मिलेंगी. डीएनए सैंपल मस्ट बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर. नहीं भाई, रूम टेम्परेचर में क्यों प्रिजर्व करेंगे? -20 में करेंगे. इसके बाद एनवायरमेंट फैक्टर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अफेक्ट डीएनए प्रिजर्वेशन. हाँ, पहला तीसरा सही लग रहा है, बाकी गलत लग रहा है. आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए. तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? पहला तीसरा. दूसरा गलत है, क्योंकि इसे -20 डिग्री में या किसमें प्रिजर्व किया जाता है? एथेनॉल. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ डीएनए आइडेंटिफिकेशन इन एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन. डीएनए एनालिसिस हेल्प डिटरमाइन द कॉज ऑफ द क्रैश बाय आइडेंटिफाइंग मैकेनिकल फेलियर. It ensure accurate identification of the victim with traditional method fails. ठीक है. DNA contamination due to the environment exposure is a major challenge for the forensic identification. पहला दूसरा तो सही लग रहा है. इससे क्या मतलब है? मैकेनिकल फेलियर से क्या मतलब है? पर ठीक है, देख लो क्या बोलते हैं ये लोग. तो पहला डीएनए डिटरमाइन कॉज क्रैश ऑफ आइडेंटिफाई मैकेनिकल फेलियर, इनसे कोई से मतलब ही नहीं है. ब्लैक बॉक्स डेटा मिलेगा तो वो क्रैश इन्वेस्टिगेशन में काम करेगा. फॉरेंसिक इंजीनियर से इससे क्या मतलब? बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही माने जाएंगे. अब इससे भी मेंस के क्वेश्चन आएंगे. अगर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उससे मेंस के भी तो डाउट्स वाले क्वेश्चन आएंगे. तो इससे कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखें. पहले, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. पहला क्या बनेगा? डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस इन क्रिमिनल जस्टिस एंड नेशनल सिक्योरिटी. हाउ कैन इंडिया स्ट्रेंथन इट्स फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको लिखना ही लिखना होगा. आपराधिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा में फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण की भूमिका पर चर्चा करें और भारत अपने फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत कर सकता है. इसके बाद अगला, एग्जामिन द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन फॉरेंसिक डेटा आइडेंटिफिकेशन. व्हाट लेसन कैन इंडिया लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल फॉरेंसिक प्रोटोकॉल. फॉरेंसिक डीएनए पहचान में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करें. मतलब बहुत सारे मेथड हैं और इंडिया इससे क्या सीख सकता है. How does forensic DNA technology impact human rights and privacy concerns? Suggest policies measure to balance security and individual rights. Forensic DNA तकनीक मानवाधिकारों और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को कैसे प्रभावित कर सकती है. सुरक्षा एवं व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाव. ठीक, ये आपका किससे आया? जीएस पेपर 2 से. अब जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन आएंगे. अब सोचिए, 2 करंट अफेयर्स पढ़े, उससे जीएस पेपर 2, 3 और 4 सबके क्वेश्चन बन सकते. तो कोई भी चीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उससे क्या आएगा उसको समझने से काम चलेगा. अगला है, अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम आयर गया. तो जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार, कितना समय लग रहा है हमें. रोल डीएनए आइडेंटिफिकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट. इतना टाइम लगेगा हमें रिलेटिव्स को डेड बॉडी देने में, और देंगे तो 2-2 सिर एक साथ दे देंगे. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लैकिंग है कि अगर दिल्ली से लेकर दुनिया भर के जितने भी इंडिया के सीएमओ हैं, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, सबको वहीं पे लगा दिया सारे काम काज छोड़ के, उसके बाद भी वो गलती कर रहे हैं, तो कुछ तो टेंशन वाली बात होगी. इसके बाद, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्ट टेंड्रम रिपीटेड एनालिसिस इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. हाउ डज इट एड इन विक्टिम आइडेंटिफिकेशन. ये आपको पढ़ना पड़ेगा. फिर इवैल्यूएट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डीएनए आइडेंटिफिकेशन आफ्टर मास फैटेलिटी इवेंट. सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव फॉरेंसिक एक्यूरेसी. सामूहिक मृत्यु की घटनाओं के बाद डीएनए पहचान में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करें और फॉरेंसिक सटीकता में सुधार के उपाय सुझाएं.
माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉरेंसिक पहचान में किस प्रकार योगदान देता है? ठीक, कंपेयर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए एनालिसिस। ठीक है, परमाणु डीएनए विश्लेषण में इसके फायदे और सीमाओं की तुलना करें। फॉरेंसिक डीएनए पहचान के लिए आपस में एक नैतिक चिंताओं का विश्लेषण करें और भारत इसकी प्रौद्योगिकी साइंस टेक को किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकता है। फिर एथिकल कंसर्न आता है, डीएनए की पहचान में नैतिक दुविधाएं हैं, कानूनी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा। डीएनए रेटिफिकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं एथिकल जो हमें देखने। अब पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज पता है क्या है? इसकी श्योरिटी नहीं है, तुम सही रिलेटिव ले जा रहे हो, डॉक्टर ने सही जांच की है, इसकी भी गारंटी कोई नहीं देता, हमको विश्वास पे उसको फूकना पड़ता है। सोचिए क्या कंडीशन हमारे देश। क्रिटिकली एनालाइज द बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन फॉरेंसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, हाउ शुड इंडिया नेविगेट दिस चैलेंज। भाई डीएनए जांच अलग चीज है और उसमें ह्यूमैनिटेरियन जो कंडीशंस हैं वो अलग चीज है। इन दोनों में भारत किस प्रकार से अपनी चीजों को कर पाएगा, इसके बारे में आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे हमारा मेंस का क्वेश्चन खत्म होता है, इसके सैंपल आंसर्स अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ।